सेंसेक्स बुरी तरह से गिरा हुआ था। खबर अभी पढ़नी शुरू की देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, सेंसेक्स चढ़ा 450 पॉइंट, BSE। खबर आधी बीत गई, जो उन्होंने बोलना शुरू किया उनका बयान, सेंसेक्स 900 ख़त्म होने पर सेंसेक्स 1650 तक पहुंचा। एक दिन में 2 घंटों के अंदर 1650 की उछाल, ये कोई आम बात नहीं है। इट्स अ वेरी बिग एस्पेक्ट। इससे क्या पता लगता है, लुक एट द इकोनॉमी, कितना स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट से चलती है। आपने देखा इकोनॉमी बहुत अल्टीमेटली सेंटीमेंटल है। अभी चीज़ें एक्शंस में आनी है, अभी स्टेटमेंट आया है, अभी ऑर्डिनेंस आएगा, लेकिन सेंटीमेंट चेंज हो गए शेयर मार्केट के और एकदम से वो सर्ज कर गया। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इससे आपको पता लगता है कि आज कितना स्ट्रॉन्ग दौर है स्पेकुलेशंस का। बाजार गिरते चढ़ते हैं स्पेकुलेशंस पे, लॉबीज प्रिपेयर की जाती हैं, मीडिया हाउसेस मैनिपुलेट किए जाते हैं, डिफरेंट थिंक टैंक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खड़े किए जाते हैं इसमें स्पेकुलेशन बिजनेस। दैट इज सो इट इज़ ऑल इन ऑल आई कैन से दैट इज इंटेलिजेंट इकोनॉमी। आने वाले 4-5 साल के बाद पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगी तो कोई चीज़, दैट इज़ नॉलेज, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज़ एंड यू कैन मैनिपुलेट द एक्टिविटीज़ ओनली विद द नॉलेज। तो दैट इज़ द एस्पेक्ट। चलिए बताते हैं ऐसा क्यों हुआ सेंसेक्स में। तो हमारा आज का टॉपिक है क्यों उछला सेंसेक्स। क्या है टॉपिक हमारा, क्यों उछला सेंसेक्स, या सेंसेक्स में उछाल क्यों, है ना, या फिर इंग्लिश में अच्छा सा कोई टॉपिक जो आपको समझ आए। मुद्दा हम समझा देते हैं। एनिमल टिश्यू को डिलीट करें, देखो जो आप कहते हो वही करता हूँ, समझ आई। ऐसे लिखते हैं सेंसेक्स, क्या बात है यार, भूले नहीं हो इकोनॉमी के लेक्चर हैं। देखिए मैं दूरदर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारी डिटेल्ड इकोनॉमी के लेक्चर्स की पूरी सीरीज़ है जो हमने यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं की है। हम उसमें सेंसेक्स के बारे में, फाइनेंस, मनी, बैंकिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सब्सिडीज़, एवरीथिंग, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, प्रीलिम्स एंड मेंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑलरेडी वो सारा सिलेबस कवर्ड है। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन या फिर फिजिकली ज्वाइन करते हैं उन्हें हम वो प्रोवाइड करते हैं। उसी में से हम कुछ चीज़ें आज उठाएंगे और ये कंसेप्ट आपको समझाएंगे। देखो हरकवल, सेंसेक्स क्या होता है बेटा, ये इंडिकेटर होता है एक, जिसमें पता लगता है जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं वो लिस्टेड यानी कि शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है या फिर फॉल डाउन आता है, उसके अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। दैट्स इट, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि 5% तक GDP आ चुकी थी फर्स्ट क्वार्टर की, और उस GDP को वापस से रिकवर करने के लिए सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन पे पार्ट 1 आया था, पार्ट 2 आएगा जिसमें हम बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अभी बीच में ये ब्रेकिंग आई है तो ये बताना ज़रूरी है क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, देखिए सपोज़ कीजिए हमारी कंट्री में 2 तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स ये होता है जिसका बर्डन आप किसी और पे नहीं डाल सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है उसका तो बर्डन आप किसी और पे डाल देते हैं ना। जैसे आप कहे बैंक रेस्टोरेंट्स में गए, आपने वहाँ पर कुछ खाया पिया, सर्विस आपने प्रोवाइड की है आपको रेस्टोरेंट मालिक ने, तो अल्टीमेटली उसको अर्निंग हुई है तो वो सर्विस टैक्स उसको गवर्नमेंट चार्ज करेगी, वो उसका बर्डन आप पे ट्रांसफ़र करता है क्योंकि आपके बिल में लगा होता है ना सर्विस टैक्स। दैट इज़ द एस्पेक्ट। तो इसी तरह से सेल टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। अब तो GST है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो होता है तो हमें पे करना होता है, ये इनकम टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये इनकम टैक्स मेनली आप इसमें पढ़ लीजिए। इनकम टैक्स आपकी वेल्थ पे होता है, इनकम पे होता है, और इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है, ग्रुप्स को पे करना पड़ता है, कंपनीज़ को, कॉरपोरेशंस को, सबको ये पे करना पड़ता है। और हमारी कंट्री में जो टैक्स की अर्निंग होती है उन टैक्स अर्निंग में मेन कंपोनेंट कॉरपोरेशन टैक्स का होता है, और वो एक तरह का इनकम टैक्स की कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज़ कर लीजिए एक पर्सन A है, यानी कि वो मैं हूँ, आई एम इंडिविजुअल, तो मैं अपनी इनकम पे इनकम टैक्स इंडिविजुअली फाइल कर दूंगा। और सपोज़ कीजिए एक B है, तो B यहाँ पे कंपनी है, कंपनी अपने प्रॉफिट, कंपनी अपनी इनकम पे एक टैक्स पे कर देगी, तो दैट इज़ कॉरपोरेशन। ओके, तो दैट इज़ वेरी सिंपल, इसको सिंपल ही रखते हैं, इतनी बात आप समझ के चलिएगा। अभी क्या हो रहा था कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा करके कॉरपोरेशन टैक्स ले जाया गया था लगभग 30% के अराउंड, तो ये सर्ज हुआ था। ऐसे में अब इम्पॉर्टेंट ये देखने वाली चीज़ है कि इस बार के आज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये जो
कॉरपोरेशन टैक्स है ये घटा करके 25.17% कर दिया है, यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स सीधा सीधा 5% कम हो चुका है। अगर मैं इसका बाइफर्केशन आपको दिखाऊं तो इसमें एक्चुअल टैक्स 22% है, जिसके ऊपर सेस सरचार्ज लग के जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 25.71 है, यानी कि एट द एंड आपकी पॉकेट से निकलेगा 25.17%, लेकिन एक्चुअल में टैक्स स्लैब जो टैक्स है वो 22% है, उस पर प्लस सेस प्लस सरचार्जेस लगा करके वो 25.17%। देखिए हज़ारों करोड़ों के टर्नओवर हैं कंपनीज़ के, और उनमें से 5% की कमी आ जाना बहुत बड़ी बात है। उतने में तो स्टाफ की सैलरी निकल जाती है, बहुत सारे खर्चे निकल जाते हैं। ये स्टेप आपको बड़े वे में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि 5% आपने कमी कर दी है, यानी कि कंपनी के पास अब उतना ही 5% एक्सेस अमाउंट बचेगा। जब वो उसके पास बचेगा तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकती है स्टाफ की सैलरीज देने में और बाकी चीज़ों में। और जब ये पैसा कंपनी और स्टाफ के पास बचेगा तो पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा बचेगा, वो कंजम्पशन करेंगे, डिमांड एस्केलेट होगी। तो हमारी इकोनॉमी का स्लो डाउन का एक कारण था डिमांड फॉल आ रखा है, तो डिमांड में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसकी वजह से फिर सप्लाईज़ भी बढ़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि ये जो पैसा बचेगा अब कंपनी के पास, कंपनी इस पैसे की वजह से इन्वेस्टमेंट्स करेगी, प्रोडक्शन करना शुरू करेगी। तो यानी कि जब इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट से लोगों को सैलरी मिलेगी, उससे परचेजिंग पावर मिलेगी और उसकी वजह से डिमांड सर्ज होगी, तो अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ेगी। तो सप्लाई बढ़ाने की वजह से और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उससे और एम्प्लॉयमेंट होगी, उससे और सैलरी और उससे और इनकम और उससे फिर और डिमांड होगी। तो एक साइकिल जो इकोनॉमी का रुका हुआ है उसे एक थ्रस्ट मिलने का काम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5% जो बचेगा उससे किसी वे में कंपनी यूटिलाइज़ करेगी, मशीन्स लगाएगी, नए प्रोसेसेस लेकर के आएगी, कुछ ना कुछ वे में, या अपने पुराने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करेगी, या फिर किसी तरह से कोई फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें निकाल नहीं पा रहे, फंसे पैसे की कमी की वजह से उन्हें निकाल लेंगे, तो सब चलने का एक धक्का लगेगा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि डिमांड एस्केलेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए ये कदम आया है। इसमें अब मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए कंपनीज़ कई तरह के एग्जम्पशंस मिले, कंपनी को कई तरह के एग्जम्पशंस मिले होते हैं, कई तरह के उन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं। जो भी कंपनीज़ उन एग्जम्पशंस और उन इंसेंटिव्स को अवेल कर रही है हमारी कंट्री में, जो भी कंपनी उन एग्जम्पशंस उन इंसेंटिव्स को अवेल करेगी उस कंपनी को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे पुराना ही टैक्स रेट लगेगा। अगर उसे इस रिजिम में अडॉप्ट होना है तो उसे उन एग्जम्पशंस और इंसेंटिव्स को छोड़ना पड़ेगा, उन एग्जम्पशंस और इंसेंटिव्स को छोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया फिर? अगर आप उन एग्जम्पशंस और इंसेंटिव्स को छोड़ रहे हैं तो आपका सीधा सीधा कॉर्पोरेट टैक्स कितने पे आ गया है? 25.17% पे। और अगर आप उन एग्जम्पशंस और इंसेंटिव्स को आज भी कैरी कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आगे फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको पुरानी नॉर्मल रेट ही फॉलो करना पड़ेगा जो पहले का चल रहा है। आपको नया रोल बैक जो है इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल आस्पेक्ट। ये क्या है? ध्यान से समझिए। देखिए क्या हुआ करता था, गवर्नमेंट ने इस टाइम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ख़त्म कर दिया, मैट। इस पे तो एक लेक्चर ही, अगर जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ इसको भी एक लेक्चर क्लिप बना के डाल दे तो अलग हो सकता है, लेकिन मैंने इसी में एम्बेडेड कर दिया मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। देखिए कंपनीज काम करती हैं कंपनी एक्ट 1957 के तहत, और इनकम टैक्स पे होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का तरीका अलग है। आई बात समझ में? जब भी आप काम करते हैं कंपनीज एक्ट के तहत तो आप अपनी बुक मेंटेन करते हैं, उसमें बुक प्रॉफिट होता है, बुक एक्सपेंडिचर यानी कि बुक लॉसेस। तो बुक प्रॉफिट एंड बुक लॉसेस दोनों प्रूव करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन जब बात इनकम टैक्स की आती है तो वो फिर टैक्सेबल इनकम की बात हो जाती है। अब मैं आपको दो बातें समझाता हूँ। देखिए, एक होती है बुक प्रॉफिट और एक होता है टैक्सेबल प्रॉफिट। एक होता है बुक प्रॉफिट, एक होता है टैक्सेबल प्रॉफिट। मुद्दे की बात यह है कि सपोज कीजिए एक कंपनी है, उसको 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ये बुक प्रॉफिट है, खाते पे चढ़ गया प्रॉफिट। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उसको कई तरह के डेप्रिसिएशन, एग्जम्पशंस, इंसेंटिव्स के ऑफर हैं। जैसे आज आप मेरी बात करें इनकम टैक्स की, तो आप देख सकते हैं ना कि 5 लाख तक का तो एग्जम्पशन ही चल रहा है। अब पहले 2.5 लाख तक का था, 5 लाख तक का एग्जम्पशन है।
ये 5 लाख तक के एग्जाम्पशन के अंदर मान लो जब 2.5 लाख तक का एग्जाम्पशन था तब था कि आपने अगर हेल्थ में इन्वेस्ट कर रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, आपने अगर LIC या बाकी एरिया में इन्वेस्ट कर रखा है, आप अगर हाउस लोन आपने रखा है तो जो उसका इंटरेस्ट भरते हो, आप अगर किराए पे रहते हो तो किराए की पर्चियाँ, आपके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों की फ़ीस, ये सारी चीज़ों पे एग्जाम्पशन था ना, आप टैक्स से छूट पा जाते थे। बच जा 5 लाख की इनकम थी और टैक्स देते ही नहीं थे, मतलब इनकम है लेकिन टैक्स नहीं है, बात को समझिए। इसी तरह से कंपनीज़ को कई तरह की डेप्रिसिएशन, मशीन्स पुरानी हो रही हैं, बाकी डेप्रिसिएशंस के बेनिफिट सरकार देती थी, कई तरह के एग्जाम्पशंस भी सरकार देती थी। वो डेप्रिसिएशन एग्जाम्पशंस को यूज़ कर कर के कंपनियों ने हालात ऐसे कर दिए 1986-7 तक कि कंपनियां ज़ीरो प्रॉफिट कंपनियों की कैटेगरी में आनी शुरू हो गई। मतलब दे आर ज़ीरो प्रॉफिट कंपनी और द नेगेटिव ग्रोथ कंपनीज़। कैसे हुआ ये कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, बुक प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन आपने फिर डेप्रिसिएशंस, एग्जाम्पशंस इतने शो कर दिए, ओवरहेड खर्चे, ओवरहेड दिखा दिए, डेप्रिसिएशन दिखा दिए, एग्जाम्पशन दिखा दिए कि एट द एंड आपने सिद्ध कर दिया कि पल्ले इनकम के तौर पे, कमाई के तौर पे तो फिर बचा कुछ भी नहीं। समझ आई? बुक पे ही प्रॉफिट दिखाया, बुक पे ही सारे खर्चे खुर्चे दिखा के ख़त्म कर दिया, तो इनकम टैक्स, टैक्सेबल प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं, तो टैक्स सरकार को मिला ठेंगा, सरकारें तंग। और दूसरी तरफ सरकार ऐसे देख रही थी, कहते जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, उनको डिविडेंड दिया, हमें टैक्स नहीं दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा सिस्टम। सरकारों ने मेहनत की, 1987 में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेकर के आए, 1990 में इसे रोल बैक कर दिया, 1997 में ये फिर वापस आ गया। ये क्या टैक्स है सुनो ध्यान से, इसमें सरकार को मतलब ही नहीं है कि आपकी टैक्सेबल इनकम, पहले मैं सिर्फ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स दिखा रहा हूँ, तो ये टैक्स टैक्सेबल इनकम लेवल पर, यानी कि जो टैक्सेबल प्रॉफिट है उस पर नहीं, ये बुक प्रॉफिट पे लगता है। मतलब आपने अगर एंट्री कर दी है कि आपको 10 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया है, अब आप डेप्रिसिएशंस, ओवरहेड, एग्जाम्पशंस के बेनिफिट लेने से पहले ही आपको प्रॉफिट हो गया है 10 लाख, आपने बुक प्रॉफिट दिखाया है ना, हम नहीं देखेंगे कि डेप्रिसिएशन उधर क्या है, बुक प्रॉफिट अगर आपने दिखा दिया है तो इस पे हम अब आपसे 18.5% जो अभी तक प्रभावी था, आज के दिन तक 18.5% मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेंगे। और ये क्या है? एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स की फॉर्म में आप जमा कराइए ना, 10 लाख रुपए आप बुक पे आ गया ना, फिर बाद में आप एग्जाम्पशंस डिड्यूस करेंगे, ओवरहेड डिड्यूस करेंगे, सारा कुछ, और फाइनल फिर आप अपनी निकालेंगे एक प्रॉफिट जो आप दिखा रहे हैं टैक्सेबल प्रॉफिट इनकम टैक्स एक्ट के तहत, वो फिर जा करके आप टैक्स फाइलिंग करेंगे तो आप उसमें जो भी देना है वो देना है। लेकिन यहाँ पे तो हम आपको कह रहे हैं पहले ही आपको जो बुक प्रॉफिट है उसी के बेसिस पे आप एक मिनिमम इनकम टैक्स का अल्टरनेटिव टैक्स पे कर दो। सपोज आई बात, तो 10 लाख का 18.5% के हिसाब से उस पर्सन ने पे कर दिया, ये हो गया। तो सरकार बचने लगी यहाँ पर कि सरकार को दिखा कि कमाई आने लगी। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का नाम यहाँ पर हम रख दें कॉर्पोरेशन टैक्स, तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी तो लेना है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी ले रहे हैं, तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी ले रहे हैं, तो दुगनी मार पड़ जाएगी। कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट मान लीजिए 30% है, इधर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी है 18.5%, तो ये तो हो गया टोटल 48.5%। तबाहियाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपसे ले लिया है, अब आपसे कॉर्पोरेशन टैक्स भी वसूला जाएगा। तो इसमें क्रेडिट का बेनिफिट होता है कि यू कैन क्लेम योर क्रेडिट्स और यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर क्रेडिट इन द कंटिन्यूटी फॉर द 5 ईयर्स। 5 ईयर में अगर आपका प्रॉपर अब फाइल हो रहा है, मतलब आपका एक्सेस में जा रहा है, तो आप फिर क्रेडिट अप्लाई कर सकते हैं। वो टैक्सेशन के रूल है, वो हमें नहीं समझना। मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि जितना आपने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स फाइल किया है, अब आपका समय आ गया है इनकम टैक्स फाइल करने का। इनकम टैक्स फाइल करने का, इनकम टैक्स जब आपने फाइल कर लिया है, उसमें अगर आपका जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है उससे आप एक्सेस जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने यहाँ पर 2 लाख या 3 लाख के अराउंड आपने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपने फाइल कर दिया, और अब आपने इनकम टैक्स भी काउंट करना है। इनकम टैक्स हो गया जी आपका, पहले 2 लाख मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भरा, इनकम टैक्स हो गया जी आपका 3 लाख। तो अब आपसे 3 लाख नया ले करके नहीं रखना है, 1 लाख रुपया ही नया लेना है। 2 तो ले लिया ना भाई, बिल्कुल लेमैन में यही है, ओके। लेकिन सरकार बच गई यहाँ पे कि 3 आ गया, ओके, सरकार बच गई 3 आ गया। और अगर आप ये प्रूव कर रहे हैं कि पहले चला गया वहाँ पर 10 लाख रुपए का मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, सपोज कीजिए 2 लाख ले लिया,
और अब आपने शुरू कर दिया बुक प्रॉफिट के बाद जा कर के इनकम प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में कि डेप्रिसिएशन हो गया, डिडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, और अब तो बन गया जीरो टैक्स। जीरो टैक्स हो गया कि भाई हमारा तो जो आपके पास था आप हमें फॉलो कर दीजिए। तो फिर लगातार साल दर साल ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर सरकार उसके बारे में कॉल लेकर के आपको देगी। लेकिन इसमें आप पूरी तरह से सर्वेलेंस में आते हैं, चेक होगा एक एक अकाउंट, एवरीथिंग। तो फिर अगर कोई माल प्रैक्टिस है तो आप पकड़े जाएंगे। यानी कि सरकार ने इस प्रॉब्लम से निजात पाया। जो प्रॉब्लम क्या थी कि सरकार के गले का ही फांस बन गई सरकार के दिए हुए प्रोविज़न। सरकार ने एक टाइम पर नई फैक्ट्रियां खुले, नए इन्वेस्टमेंट्स हों, नई ग्रोथ हों, उसके लिए कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स देने शुरू किए। कंपनियों ने उन्हीं का बेनिफिट्स उठा करके इनकम ही शो करनी बंद कर दी। तो सरकार ने वहाँ पर अब उन कंपनियों को लायबल बताया कि आपको जस्टिफाई करना पड़े, आपको प्रूव करना पड़े, और सरकार आपके पीछे पीछे नहीं दौड़ेगी कि पैसा दे दो कटोरा लेके, चुप करके बुक प्रॉफिट पे पहले जमा कराओ, एडवांस जमा कराओ, और फिर सारी ऑडिटिंग, सारा प्रोसेस, सारा फॉलो करते करते अगर कुछ बनता है तुम्हारा तो ले जाओ। आई बात समझ में? मतलब सरकार के हाथ पहले आए, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। ये फंडा समझ आ गया? इससे सिस्टम चलता रहा। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का कंसेप्ट है हमारे देश में था। इससे हमने नॉन प्रॉफिट या ज़ीरो प्रॉफिट कंपनियों को टैप करने का काम किया। तो अभी अगर आप किसी तरह का सरकार से कोई एग्जम्पशन इंसेंटिव नहीं ले रहे तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स कितना भरना है? 22%, विद ऑल द सेस एंड सरचार्जेस 25.7%। एंड सेकंड ब्यूटीफुल प्रोविजन इज़ कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ख़त्म कर दिया है इन कंपनीज़ पे, मैट ख़त्म कर दिया है। मतलब अब उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। अब होता क्या था, ध्यान से सुनो, कंपनियाँ ऐसा करती क्यों थी? देखिए, कंपनियाँ ऐसा इसलिए करती थी कि सपोज़ कीजिए कि कंपनी ए है और ये कंपनी 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट शो करती है, और ये कंपनी बी है, ये कंपनी 10,000 का प्रॉफिट शो करती है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये एक्स पर्सन इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर का मतलब ये है कि आप उस कंपनी में पैसा लगाएंगे जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है। मान लीजिए ये कंपनी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट शो कर रही है, तो इस 1 लाख रुपए से प्रॉफिट में से ये अपने फ्यूचर के लिए सेफ्टी फंड्स भी रख लेती है, कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर देती है, और फिर एक हिस्सा ये रखती है अपने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए डिविडेंड। तो अपने प्रॉफिट में से कंपनी हिस्सा देती है शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड दे दिया। नेचुरली 1 लाख का प्रॉफिट करने वाली डिविडेंड ज़्यादा देगी, शेयर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन 10,000 का जो प्रॉफिट पड़ रही है तो फिर उस लेवल को डिविडेंड भी नहीं देगी। तो ऐसे में शेयर होल्डर का इन्वेस्टर वीक होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी नहीं आएगी। और शेयर होल्डर के थ्रू जो आती है, मतलब आपने हिस्सेदारी ले ली है कंपनी में, तो ये होता है इक्विटी। मतलब आप हिस्सेदारी के माध्यम से कंपनी में आ रहे हैं ना, आपकी हिस्सेदारी है ना, आप कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस दोनों हैंडल कर रहे हैं ना। कंपनी नुकसान में जाएगी तो भी आपका शेयर गिरेगा, आपको बियर करना पड़ेगा। कंपनी फायदे में जाएगी तो भी आपको फायदा मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो इक्विटी मार्केट है, इसके थ्रू कंपनियां इसलिए जाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें बेनिफिट होता है। भाई अगर यहाँ से पैसा मोबिलाइज नहीं होगा तो फिर पैसा मोबिलाइज करना पड़ जाएगा डेट मार्केट में से, यानी कि बैंकों से लोन लेना पड़ेगा। और लोन पे 7% 8% इंटरेस्ट है और ये परमानेंट है, देना ही पड़ेगा। आपकी कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, ये ब्याज तो देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन जो शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो फिर आपकी कंपनी अगर नुकसान में है या उतने प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन अब बाउंड नहीं है कि उसको उसका इंटरेस्ट देना ही है, समझ आई? और या फिर उसको उसका पैसा वापस करना ही है। जो भी वैल्यू चल रही होगी उसके हिसाब से ये शेयर होल्डर की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में शेयर रिस्की होता है, डेट जो होता है वो सेव ऑप्शन होता है। मतलब आप लोग सारे अपना पैसा लगाते हैं बैंकों की एफडीओ में, क्योंकि आपको पता है बैंक आपको इंटरेस्ट परमानेंटली देगा ही देगा, मार्केट कैसी चल रही मतलब नहीं। ऐसे ही कंपनियों को बैंक लोन देते हैं तो कंपनियों को वो इंटरेस्ट फिर परमानेंट देना ही देना है। लेकिन एक बायर के तौर पे जब आप शेयर होल्डर के थ्रू मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप रिस्क बियर करते हैं। ग्रोथ भी अच्छी होती है, कई बार नुकसान भी, लेकिन इसका बेनिफिट कंपनी को भी हो जाता है। उसकी लायबिलिटी उतनी नहीं होती कि उसे इंटरेस्ट देना ही देना है, वो बाउंड नहीं होता। इसलिए इक्विटी वाले मार्केट के पैसे के थ्रू सारे जाना चाहते हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मोबिलाइज हो, इसके लिए प्रॉफिट्स हाई दिखाते थे। कौन से प्रॉफिट हाई दिखाते थे? बुक प्रॉफिट्स। बुक प्रॉफिट्स वर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर इंटरेस्ट हो देखता है बुक प्रॉफिट में, मोबिलाइज होता है। लेकिन इनकम जो है वो बिल्कुल नील कर देते थे, यानी कि टैक्सेबल प्रॉफिट होता ही नहीं था। क्यों? बुक प्रॉफिट के उधर सारे जो डेप्रिसिएशन, डिडक्शन, ओवरहेड, ये वो लगा के एकदम जीरो। लेकिन इन्वेस्टर को पता होता था, इन्वेस्टर कहता था कि हमें क्या लेना कि कंपनी के टैक्सेबल प्रॉफिट ज़ीरो है, कंपनी का बुक प्रॉफिट देखो यार करोड़ों में है,
और इन्वेस्टर भी जानता है कि ये तो सिर्फ इसने खर्चे दिखाए हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी बना रहेगा। हम हाई बुक प्रॉफिट दिखा दिखा के इन्वेस्टर मोबिलाइज करेंगे और सरकार को कुछ नहीं देंगे चवन्नी, इसके लिए हम टैक्सेबल प्रॉफिट दिखाएंगे ही नहीं। सरकार बड़ी परेशान, कहती यार तो पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार ने फिर कहा कि बुक प्रॉफिट दिखा के इन्वेस्टर ला रहे हैं ना, और ये इनकी मजबूरी है कि इन इन्वेस्टर लाने के लिए बुक प्रॉफिट दिखाना ही है। झूठा बुक प्रॉफिट नहीं दिखा सकते कम, फिर इन्वेस्टर नहीं आएगा और फिर ऑडिट्स होंगी, पकड़े भी जाएंगे। ऐसे में बुक पे ही पकड़ो जाके इनको, बुक प्रॉफिट तो दिखाएंगे ना, बुक पे ही पकड़ लो जाके, टैक्सेबल प्रॉफिट तक की वेट ही मत करो। तो इसलिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेकर के आए कि बुक प्रॉफिट पे तुम्हें दबोचेंगे। उसके बाद अब फिर देखते हैं बैठ करके कि तुम टैक्सेबल प्रॉफिट कितना प्रूव करते हो। और टैक्सेबल प्रॉफिट तुम्हारा, बुक प्रॉफिट हमने 2 लाख ले लिया, टैक्सेबल प्रॉफिट तुम्हारा 4 लाख बना है, इट्स वेरी गुड। 2 लाख किस्त बनती है, दे जाओ, 2 पहले का पड़ा हुआ है, चिल। और अगर बुक प्रॉफिट तुम्हारा 2 लाख है और टैक्सेबल प्रॉफिट तुम्हारा 0 है ठन, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा तुम्हारा हमारे पास पड़ा हुआ है, चलने तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री देखते हैं कैसा चल रहा है तुम्हारा। और अल्टीमेटली फिर हम तुमसे पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि बेटा बुक प्रॉफिट तुम्हारा 2 लाख आया पड़ा था। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपने कपड़े की दुकान से कपड़ा ले लिया और उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम होगी वापस कर जाना। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वापस करने जा रहे हैं, आप देखना वही कपड़े वाला जब पिछले दिन खरीदने जाते थे तो आपके गले पड़ा हुआ था कि ले लो, लेकिन जब वापस करने जाते हैं आपको ये टेंशन होती है कि तब पड़ा पड़ जाए। मतलब इतनी सादगी से बात करनी पड़ती है और ऑलवेज चांसेस होते हैं कि मुकर जाएगा। इसी तरह से वो आपको क्लेम करना है ना, वापस लेना है, आओ सारे दस्तावेज लेकर के आओ, इस पे साइन नहीं हुए, उस पे ना स्टैंप नहीं लगी, ये ऑडिटिंग नहीं हुई, ये डॉक्यूमेंट तो करेक्ट नहीं था। कंपनी वाला कहता था यार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, फंस जाता है। इसलिए सरकार कहती है हम क्यों करें भाई, चंदा हम थोड़ा इकट्ठा करेंगे, तुमको देना है, टैक्स देना है, ये कोई डोनेशन नहीं है। अब सरकार ने वो ख़त्म कर दिया। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैंने कंपनी से जो एडवांस में ही लिया जाता था, तो कंपनी के डिस्पेंस में अब ज़्यादा फाइनेंस बच सके। कंपनी की लिक्विडिटी का इस समय मार्केट में डिमांड फॉल चल रहा है और लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, क्योंकि बैंक्स लोन उस लेवल पर दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बैंकों के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस चल रहे हैं और अनदर एस्पेक्ट बड़े लेवल पर एनपीए चल रहा है। तो कंपनी के डिस्पेंस पे, कंपनी के अपने पूल में पैसा बचे, इसके लिए उन्हें टैक्सेबल इनकम में तो रखा है वो कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन ये जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो एडवांस में देना पड़ता था, इससे उसे बचाया है। ओके, जो कि इस समय में बिल्कुल रुका पड़ा था ना सब कुछ, वो चल पड़े, थ्रस्ट मिले। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें अब एक बात समझनी है आपको, ध्यान से समझिए। ये 25.17% की स्लैब भी उसके लिए जो कोई एग्जम्पशंस और इंसेंटिव्स नहीं अवेल कर रहा, ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, ये भी उस पर जो कोई बेनिफिट या कोई एग्जम्पशंस या इंसेंटिव्स अवेल नहीं कर रहा। लेकिन जो कंपनियां इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स अवेल कर रही हैं, एक तो उन्हें 25.17 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्हें पुराने टैक्स में ही रहना पड़ेगा, प्लस उनको एक बेनिफिट ये दिया है कि उन्हें उनका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ख़त्म नहीं किया है, लेकिन 18.5 से 18.5% से कम करके 15% कर दिया है, 3% घटा दिया है। तो उनके डिस्पेंस में भी पैसा छोड़ा गया है। ओके, तो एक तो ये कदम आया, इससे उछाल आया बाजार में। इन्वेस्टर ने देखा अरे वाह, कम हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, मैट भी खत्म हो गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी खत्म हो गया, कंपनी के पास पैसा बचेगा, कंपनी ग्रोथ करना चाहेगी और अब एक डिमांड पुश भी आएगा, एक इन्वेस्टमेंट पुश भी आएगा। तो उसी समय क्योंकि बिल्कुल डाउन गए हुए थे शेयर, और अब आने वाली उछाल, विद इन अ सेकंड शेयर बुक किए सबने, विद इन अ सेकंड शेयर बुक किए, क्योंकि जिसने सबसे पहले शेयर बुक किया होगा जब लिटरली 50 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा होगा, उसने उसी समय बुकिंग कर ली होगी। आधे पौने घंटे में सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ गया था, तो उसने मुनाफा देखो कितना मारा होगा, और थोड़ी ही देर में सेंसेक्स 1700 जा रहा है। तो इसलिए ऐसे में फिर एकदम सर्ज करता है सेंसेक्स, क्योंकि जो जितनी जल्दी हाथ मार गया वो आधे पौने घंटे में ही बेनिफिट ले जाएगा, आधे, क्योंकि अब तय है कि ग्रोथ होगी, जीडीपी बाउंस बैक करेगी, ये प्रूवन है और ये शेयर बाजार जानता है। ये तो शेयर बाजार को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ओथ ऑफ सीक्रेसी है हमारी कंट्री में जब भी आप मंत्री बनते हैं, वरना कहीं पहले से ऐसी खबरें हों कि आज ये बयान मैं देने वाली हूँ दोपहर को 2 बजे, तो 1-1.5 बजे ही शेयर खरीद लिए जाएंगे, और वो उस टाइम तो दाम भी एकदम गिरा हुआ है, और 2 बजे स्टेटमेंट आने के बाद आप राजा हैं, मतलब बिना किसी तरीके के भी आप राजा बना सकते हैं किसी को इस वे में। ओके, बस आप इतना कह दें कि मैं स्टेटमेंट देने जा रही हूँ, तुम शेयर ले लेना। ओके,
दैट इज द एस्पेक्ट। भाइयों बहनों, ये फिर पीछे से आएगी आवाज़, किनकी है ये आप जानते हैं।